हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको PDFs मिलेंगी, उसमें आपको क्विजेस मिलेंगे, उसमें आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पे मैंने आपको सुबह एक PDF प्रोवाइड करवाई थी जिसमें मैंने MCQs रखे थे, क्वेश्चंस रखे थे किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे, दैट इज़ ऑन बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि हमारा कॉमर्स का यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, है ना। सो उसके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में। सो इसको एंड तक देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके कितने सही है, कितने गलत हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ जो MC कर्व है वो बिलो होता है AC कर्व के, देन द AC कर्व मस्ट बी राइजिंग। हमें इसमें 3 स्टेटमेंट दी हुई है और हमें ये चीज़ बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है ना, सिंपल। सो इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है, AC और MC कर्व के बारे में ये बात कर रहा है ना। सो ये हमारा बन गया AC कर्व और ये हमारा बन गया MC कर्व, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, जब AC कर्व राइज हो रहा है तो MC कर्व कहाँ है, MC कर्व इसके ऊपर है ना, नीचे तो नहीं है ना, ऊपर है ना। बट ये क्या बोल रहे हैं, बिलो, तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत होगी। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, व्हेन द MC कर्व इज़ अबव, एक सेकेंड, हाँ, व्हेन द MC कर्व इज़ अबव AC कर्व, जब जो MC कर्व है वो अबव होगी AC कर्व के, देन AC कर्व मस्ट बी फॉलिंग। जब भी AC कर्व फॉल कर रहा है तब तो भाई MC कर्व नीचे है, बट ये क्या बोल रहा है, अबव, ये भी अपोजिट बोल रही है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। अब चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, MC कर्व इंटरसेक्ट्स AC कर्व एट द पॉइंट वेयर AC कर्व इज़ कांस्टेंट होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये हमारा MC कर्व है और ये कट कर रहा है AC कर्व को, कहाँ पे, जिस पॉइंट पे AC क्या है, कांस्टेंट है ना, नीचे से कट कर रहा है और इस पॉइंट पे AC क्या है, बिलो है और कांस्टेंट है। सो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सो अकॉर्डिंगली पहली वाली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी भी गलत है और तीसरी क्या है, सही है। सो ओनली थर्ड इज़ राइट। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा A, आंसर नंबर A, ठीक है। आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोल रहा है कि एज पर द इंडिफरेंस कर्व एंड प्राइस लाइन, जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो मतलब कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है। अगर हम बात करें एज़ पर द इंडिफरेंस कर्व एंड प्राइस लाइन, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो प्राइसेस के रेशियो है और जो यूटिलिटीज़ के रेशियो है वो इक्वल होने चाहिए, है ना, तभी कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, जो रेशियोज़ है यूटिलिटीज़ के और जो प्राइसेस के रेशियो हैं वो इक्वल हैं तो डेफिनेटली होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ के रेशियो हैं टू गुड्स के वो इक्वल होंगे टू द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस। वही है, अगर 2 प्रोडक्ट हैं तो दोनों के जो प्राइसेस का रेशियो है, दोनों प्रोडक्ट के जो यूटिलिटीज़ का रेशियो अगर वो इक्वल है तभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर हम यूटिलिटी की बात करें, रिस्पेक्टिव गुड्स की, मतलब अगर हमारे पास सिंपली अगर हमें गुड्स दे रखे हैं सो उस केसेस में भी अगर रेशियो इक्वल दे रखा है तो वो भी क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। और पर्टिकुलर 2 गुड्स की बात कर रहे हैं तो भी इक्वल होगा। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, दैट इज़ जो मार्जिनल रेट है सब्स्टिट्यूशन का वो इक्वल है टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स। ये भी बिल्कुल सही है। इस पॉइंट पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा, क्योंकि जिस रेट पे कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो भी जो रेशियोज़ का जो मतलब जो प्राइसेस का रेशियो है उसके इक्वल है ना। सो बेसिकली तीनों ही पॉइंट्स पे जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम होगा, बिकॉज यहाँ पे जो प्राइसेस का रेशियो है वो यूटिलिटीज़ या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के इक्वल है। सो इन दैट केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। सो बच्चा कौन सा, D। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा D, क्योंकि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीजिंग। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, जो सब्स्टिट्यूट करने का रेट है वो कम होता जाएगा, क्या उस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसकी तो बिल्कुल घट रही है, सब्स्टिट्यूट करने का जो रेट है वो घट रहा है। सो उस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे हो ही नहीं सकता। इसका आंसर हो जाएगा D, सही।
आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर इफ़ मोर इज़ डिमांडेड एट द सेम प्राइस और द सेम क्वांटिटी इज़ डिमांडेड एट अ हायर प्राइस, तो उसको हम क्या बोलते हैं। सिंपल सी बात है, अगर प्राइसेस सेम है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, या फिर अगर सेम प्राइसेस है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, दैट मीन्स वो किसी ना किसी और फैक्टर की वजह से बढ़ रही है, राइट। या फिर क्वांटिटी सेम है बट हायर प्राइसेस पे, मतलब कहने का जो प्राइसेस और क्वांटिटी दोनों में से अगर एक चीज़ कांस्टेंट है, एक की वजह से दूसरी चीज़ नहीं बढ़ रही है क्योंकि एक चीज़ तो कांस्टेंट है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि जो एक चीज़ बढ़ रही है वो किसी ना किसी और फैक्टर की वजह से बढ़ रही है ना, वो किसी ना किसी और फैक्टर की वजह से बढ़ रही है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, इसने सिंपली ये पूछा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड क्या है, ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड में इंक्रीज़ आ रहा है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर प्राइसेस की वजह से डिमांड में फ्लक्चुएशन आती है, मान लो प्राइसेस हुए कम और डिमांड बढ़ गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर प्राइसेस की वजह से फ्लक्चुएशन आ रही है तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज़ होता है। और अगर अदर फैक्टर की वजह से, मतलब प्राइसेस का कुछ लेना देना नहीं, प्राइसेस तो कांस्टेंट है, या फिर हमारी जो है मतलब हायर प्राइसेस पे सेम क्वांटिटी, मतलब प्राइसेस की वजह से क्वांटिटी इफेक्ट नहीं हो रही, दैट मीन्स किसी ना किसी अदर फैक्टर की वजह से हो रही है, इन दैट केस इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड यूज़ होता है। और यहाँ पे क्या, मोर डिमांड यानी कि डिमांड बढ़ रही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ इंक्रीज इन डिमांड। आगे चलते हैं फोर्थ पे, दैट इज़ इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, जो प्योर मोनोपोलिस्ट होता है वो प्योर प्रॉफिट कमा सकता है किसकी वजह से। चार ऑप्शंस है, ब्लॉक्ड एंट्री, द हायर प्राइसेस चार्ज, द लो LAC कॉस्ट एंड एडवर्टाइजिंग। किस वजह से एक प्योर मोनोपोलिस्ट है, अकेला बंदा है, प्योर प्रॉफिट कमा रहा है। क्यों कमा पा रहा है, क्योंकि वो अकेला है ना, तभी तो कमा पा रहा है। जो भी उस मतलब प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो उसको अकेला ही खा रहा है, जो भी मतलब कस्टमर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे उसी के पास आ रहे हैं क्योंकि वो अकेला है। कोई और मार्केट में आ ही नहीं सकता उसका कॉम्पिटिटर, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है, वो उसकी मोनोपोली है, तो कोई और आ ही नहीं सकता, तो कस्टमर उसके पास जाएंगे भी नहीं। कस्टमर सारे आपके पास, तो ऑब्वियसली सारा प्रॉफिट आपकी जेब में। सो दैट्स, ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि ब्लॉक्ड एंट्री होती है, मतलब कोई और बंदा आ ही नहीं पाता है मोनोपोली के अंदर। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पे, दैट इज़ एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज़ वन दैट स्लोप्स। एक्सेप्शनल डिमांड, नॉर्मली डिमांड कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है ना, जो नेगेटिव स्लोप होता है, राइट। सो ऐसा होता है नेगेटिव स्लोप। अभी क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, ये बेसिकली ये डाउनवर्ड जा रहा है। बी ऑप्शन पे चलें तो डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और साथ में राइट की तरफ जा रहा है ना, डाउनवर्ड टू द राइट है। उसके बाद जो है अपवर्ड टू द लेफ्ट, ये भी सही है। अभी डिमांड कर्व है ये क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। ये किसकी तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो बात तो एक ही होगी ना, चाहे डाउनवर्ड है टू द राइट, चाहे अपवर्ड है टू द लेफ्ट। सो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो ये तो एक्सेप्शनल के नहीं बनते, ये तो नॉर्मल डिमांड कर्व हो गया हमारा, जैसा बनता है वैसा ही, है ना। और जो परफेक्ट मार्केट होती है उसके अंदर ऐसा भी बनता है ना, मतलब जो हॉरिजॉन्टल होता है ऐसा भी बनता है। सो ये तीनों नॉर्मल केसेस में हो सकते हैं, बट जो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व है वो कौन सा होगा, अपवर्ड टू द राइट, दैट इज दिस वन। ऊपर की तरफ जा रहा है और राइट की तरफ जा रहा है, ऐसा तो भाई हमारा सप्लाई कर्व होता है ना, जो सप्लाई कर्व होता है ऐसा तो अपवर्ड टू द राइट, बट ये डिमांड कर्व हो गया, तो ये एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होता है जो अपवर्ड टू द राइट जाता है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे हम चलते हैं सिक्स्थ पे, दैट इज द सेकेंड नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम किस और नेम से जानते हैं, चार ऑप्शन है हमारे पास, तो इसमें से जो सही आंसर है वो इसका होगा ए, यानी कि प्राइस थ्योरी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका अदर नेम जो है वो प्राइस थ्योरी भी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज़ जो मार्शेलियन थ्योरी है कंज्यूमर्स बिहेवियर की, वो किसके ऊपर बेस्ड है। मार्शेलियन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर इज़ बेस्ड, इन चारों में से वो किसके ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला ऑप्शन है हाइपोथेसिस ऑफ एडिटिव यूटिलिटीज़, बिल्कुल सही है, इसके ऊपर बेस्ड होता है कंज्यूमर बिहेवियर जो है, मतलब जो थ्योरी है कंज्यूमर बिहेवियर की वो एडिटिव यूटिलिटीज़ के ऊपर भी बेस होती है। प्लस सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, दैट इज़ हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़, वो इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़ के ऊपर भी बेस्ड होता है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इसकी आपको मैं थोड़ी सी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे दूँ। बेसिकली जो कंज्यूमर बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं तो हम इसके अंदर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं जो यूटिलिटीज़ है वो इंडिपेंडेंट होगी। मतलब कहने का जो वन प्रोडक्ट की, वन गुड वन है, इसकी जो यूटिलिटी है और जो
प्रोडक्ट सेकंड है यानी कि गुड सेकंड है, इसकी जो यूटिलिटी है ये दोनों आपस में अफेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। एक की यूटिलिटी इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी और इसकी यूटिलिटी इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। सो ये क्या होगा, जो दो प्रोडक्ट्स हम लेके चल रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो एक की जो यूटिलिटी है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगी, तो वो इंडिपेंडेंट होगी। हम ये लेके चलते हैं, इसमें हम अजम्पशन लेके चलते हैं, अकॉर्डिंगली इसका बी तो हो ही जाएगा। उसके अलावा जो क्या बोलता है कि जब भी हम ऐसे सेपरेट निकालते हैं, हम जैसा मैंने आपको अभी बताया, इसी पॉइंट से एडिटिव का पॉइंट निकलता है। मान लो अभी जैसे इंडिपेंडेंट होगी यूटिलिटी, जो सेटिस्फेक्शन है एक की वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, तो हम अभी क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट 1 है उसकी सेटिस्फेक्शन निकाल लेंगे, टोटल सेटिस्फेक्शन, और जो प्रोडक्ट 2 है उसके निकाल लेंगे, है ना। जो मतलब इधर मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है तो उनको प्लस करके जो हमारी टोटल यूटिलिटी निकल जाएगी, राइट। ऐसे इसको भी हम ऐड ऑन करके हमारी इसकी भी टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड ऑन करके। सो इन दिस वे क्या होता है कि हम सेपरेट यूटिलिटी को, टोटल यूटिलिटी को सेपरेट निकाल सकते हैं ऐड ऑन करके सारी के सारी यूटिलिटीज़ को। मतलब हमें हर एक यूनिट से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उन सबको जब हम ऐड ऑन कर देंगे तो हम हमारी टोटल यूटिलिटी निकल आएगी। और इन दिस वे क्या होता है, हम सेपरेट डिफरेंट गुड्स की सेपरेट टोटल यूटिलिटी को निकाल पाते हैं, किस तरीके से, ऐड ऑन करके, ठीक है। सो ये एडिटिव यूटिलिटी का भी हम इसमें अजम्पशन लेके चलते हैं। अकॉर्डिंगली इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन अ फर्म्स इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड इट्स अकाउंटिंग प्रॉफिट इज़ द सब्सट्रैक्शन ऑफ। ये क्या बोल रहा है, जो वन ऑफ द ऐसा कौन सा ऐसा मेन डिफरेंस होता है जो फर्म का इकोनॉमिक प्रॉफिट है और ये एक फर्म का अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इज़ द सब्सट्रैक्शन ऑफ। इस पे ऑप्शन पे चलते हैं। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको सही आंसर बता दूँ, इसका जो सही आंसर है वो है सी। इसमें क्या होता है, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है ना, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है फॉर द यूज़ ऑफ कैपिटल, जो खुद की एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है, अभी वो खुद की ही ज़मीन जो है वो यूज़ कर रहा है, तो उसका जो खर्चा है वो उसकी जेब से तो नहीं लग रहा ना। अगर वही जो है वो वही ज़मीन अगर किसी और के जाता और वो रेंट पे लेता, फिर उस पर अपना बिज़नेस खड़ा करता, तो वो ज़मीन का रेंट देता, उसको लैंड का रेंट देता, है ना। तो वो लैंड का रेंट दूसरों को तो देता, तो उसकी जेब से जाता, तब वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट बन जाती। बट अगर वो उसकी खुद की ही ज़मीन है, खुद की ही वो ओनर है उस लैंड का, इन दैट केस जो है उसकी जेब से नहीं जा रहा, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसको हम मान के चलते हैं कि बाई चांस ये कहीं और ज़मीन लेता तो उसको रेंट पे करना पड़ता, वही चीज़ उसकी यहाँ बच रही है, खर्चा तो आ रहा है बट वो उसका बच रहा है, क्योंकि जो है वही अगर वो खुद का काम ना करता वहाँ पे, अगर वो खुद का काम ना करता तो हो सकता है वो किसी ना किसी को रेंट पे दे देता, है ना। सो बेसिकली वो जो खर्चा होता है उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, जो जेब से नहीं जाता है। सो बेसिकली इसमें जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, जो फॉर द यूज़ ऑफ कैपिटल ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, ये इसका सही आंसर होगा। मतलब जब हम इसमें से इकोनॉमिक प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट को, तो वो अपना क्या आ जाएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इकोनॉमिक में से हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया इम्प्लिसिट कॉस्ट को, तो वो अपना क्या आ गया, अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया। सो यही इसने पूछा था, ठीक है। जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट होता है इंक्लूड, और जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है उसके अंदर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों होते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन इकोनॉमिक्स द डिज़ायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर इज़ नॉन एज। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज़ जब भी हमारे पास डिज़ायर है, जब भी हमारी इच्छा है, कोई प्रोडक्ट ख़रीदने की हमारी इच्छा है, प्लस हमारे पास इतना पैसा भी है, हमारे पास अच्छी परचेजिंग पावर भी है, पैसा भी है, इच्छा भी है, तो ऑब्वियसली हम अपना प्रोडक्ट ख़रीद लेंगे जो हमें चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा, डिमांड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि जब हमारे पास डिज़ायर है, किसी की वांट है किसी भी प्रोडक्ट को लेने की, प्लस हमारे पास परचेजिंग पावर भी अच्छी है, तो वो मिलके क्या बन जाएंगे, डिमांड बन जाएंगे। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज़ इसमें भी हमें अभी 4 स्टेटमेंट दे रखी है और बताया है कि कौन सी सही है कौन सी नहीं सही है, वो चीज़ हमें बतानी है कि दैट इज़ इनमें से करेक्ट कौन सी है, राइट। सो सबसे पहले चलते हैं हम
फर्स्ट स्टेटमेंट पे क्या बोल रहा है, इनकम इफेक्ट इज़ पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो जो नॉर्मल गुड्स है उसकी भी हम डिमांड बढ़ा देंगे। पॉजिटिव रिलेशन हो गया, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, किसकी, नॉर्मल गुड्स की। बिल्कुल सही है। आगे हम चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स बट नॉट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें मैं आपको बताती हूँ, लाइक ये इन्फीरियर गुड्स है हमारे पास, ये सारे के सारे इन्फीरियर गुड्स है। सो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो चीज़ बता रही हूँ। जो इन्फीरियर गुड्स है ना, उसका एक छोटा सा फॉर्म होता है, क्या होता है, गिवन गुड्स। ठीक है, सो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ये इन्फीरियर गुड्स कई सारे हो गए, उसमें से एक छोटा सा पार्ट हो गया क्या, गिवन गुड्स का पार्ट हो गया। अभी इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो कि ये सारे के सारे जो गिवन गुड्स हैं, ये वाले जो गिवन गुड्स हैं ये इन्फीरियर का पार्ट है। तो मतलब जो गिवन गुड्स हैं वो इन्फीरियर गुड्स हो गए सारे के सारे। बट क्या ये वाला इन्फीरियर गुड, ये वाला इन्फीरियर गुड्स, ये वाला इन्फीरियर गुड, क्या वो गिवन है, नहीं है। गिवन तो इतना सा है ना, इतना सा यहीं आ गया, ये गिवन आ गया। तो इसके जो बाहर वाले और इन्फीरियर गुड्स हैं, क्या वो सारे के सारे गिवन हैं, नहीं है। तो यही तो इसने बोला स्टेटमेंट में, ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स बट नॉट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स। ठीक है, सो ये इसने बोला, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे हम चलते हैं फोर्थ पे, दैट इज़ इनकम इफेक्ट इज़ नेगेटिव इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर किसी पर्सन की इनकम जो है वो 10,000 से 20,000 हो गई पर मंथ, फॉर एग्जांपल 10 से 20 होगी, तो वो 10,000 उसका एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाएगा, सुपीरियर की बढ़ाएगा। जो इन्फीरियर थोड़े से डाउन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड को कम कर देगा ना। मतलब उसकी इनकम जो है वो रेज़ की, और जो डिमांड है किस चीज़ की डिमांड, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड, तो उसको वो क्या कर देगा, कम कर देगा। मतलब वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। सो अकॉर्डिंगली ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है ना। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। बच्ची कौन सी, सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेकंड जो स्टेटमेंट है। सो बेसिकली मतलब सेकंड गलत है। सो इसने पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अभी वो इनकरेक्ट कैसे है, इसने क्या बोला, इनकम इफेक्ट इज जीरो इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं और अगर इनकम इफेक्ट क्या उसमें ज़ीरो होता है, नहीं। अगर हमारी इनकम जो है वो बढ़ रही है तो क्या हम सुपीरियर गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ाएंगे। अगर मान लो हमारी 10,000 से सीधा 30,000 इनकम होगी, हमने कोई और बिजनेस भी शुरू कर दिया, कुछ भी और शुरू कर दिया, हमारी इनकम बढ़ गई है, तो इन दैट केस हम सुपीरियर की डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे ना। तो ज़ीरो कैसे हो गया, ज़ीरो का मतलब तो इफेक्ट ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, इफेक्टिव होता है। कुछ लोग इनकम बढ़ने पे नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं, कुछ लोग सुपीरियर गुड्स की भी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ तो इफेक्ट रहता है, ये ज़ीरो नहीं रहता। सो अकॉर्डिंगली सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों की तीनों सही है। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज टू। जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है, यानी कि जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे जो हर एक सक्सेसिव यूनिट से जो आपकी सेटिस्फेक्शन है वो डाउन होती जाएगी, ठीक है, कम होती जाएगी। यही बोलता है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो इसमें क्या बोल रहे हैं, वो किन किन पे अप्लाई होता है, वो किससे पे नहीं अप्लाई होता। अब ड्रंकर्ड्स हैं, उनको कितनी मर्जी पीने को दे दो, उनकी तो सेटिस्फेक्शन बढ़ती रहेगी ना, है ना। मतलब वो पी रहे हैं उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, कम थोड़े ना होती है। उसके अलावा जो मेजर्स होते हैं, यानी कि थोड़े कंजूस लोग होते हैं, इनको क्या होता है, जितनी ज़्यादा सेविंग की जाए, है ना, जितनी ज़्यादा वो सेविंग करेंगे, जितनी ज़्यादा वो बचत करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे, उतनी ज़्यादा उनको सेटिस्फेक्शन होगी, राइट। उसके अलावा जो है स्टैम्प कलेक्टर्स है जिनको शौक़ होता है, जिनको इंटरेस्ट होता है कि वो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स आप पढ़ते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वो जितनी ज़्यादा कलेक्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा कलेक्शन होगी, उतना ज़्यादा उनको सेटिस्फेक्शन होगी, है ना। लाइक किसी को पेंटिंग्स रखने का शौक़ होता है, किसी को पुराने कॉइन्स रखने का शौक़ होता है, तो जितने ज़्यादा उनके पास कलेक्शन होगी उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, तो कम नहीं होगी सेटिस्फेक्शन। सो बेसिकली ये लॉ जो है वो तीनों ही केसेस में अप्लाई नहीं होता है। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज़ हायर द प्राइसेस ऑफ सर्टेन लग्जरियस आर्टिकल्स हायर विल बी द डिमांड, दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं। अभी ये क्या बोल रहा है कि जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी ना कुछ लोग क्या होते हैं ना,
इनको ना ऐसा माइंड में परसेप्शन होती है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो महंगा है, कोई प्रोडक्ट जो है वो हाई प्राइस्ड है, वो महंगा है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा ही होगा। मतलब जितना ज़्यादा प्राइस उतना ज़्यादा लग्जरियस प्रोडक्ट, जितना ज़्यादा प्राइस उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, उनके माइंड में से परसेप्शन होती है ना। मतलब कुछ लोगों के ऐसा भी होता है। उसके अलावा जो है जितना ज़्यादा लग्जरियस आर्टिकल्स होता है उसका जितना ज़्यादा प्राइसेस होगा ना उतनी ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं। जो ऐसे ना बहुत ज़्यादा जिनके पास ऐसा मनी होती है ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, वो क्या करते हैं, जितनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे उतने ज़्यादा वो चीज़ खरीदते हैं ताकि उनके ऐसे स्टेटस बढ़े, उनका प्रेस्टीज बढ़े, उनके ऐसे ना शान बढ़े, सोसाइटी में 4 लोगों के बीच में जाएं तो हाई प्राइस लग्जरियस प्रोडक्ट पहनेंगे तो उनका अच्छा स्टेटस बढ़ेगा, है ना। दैट्स वाई जो है हायर प्राइस होते हैं जब भी लग्जरियस प्रोडक्ट्स के, तभी हायर डिमांड भी होती है। और इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं वेवलन इफ़ेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज़ अ कंज्यूमर अटेन्स हिज और हर इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होता है, इसका सही आंसर क्या होगा। अभी मान लो आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो जितना उसको पेमेंट कर रहे हो उतनी आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलनी चाहिए, है ना। नॉर्मल केसेस में ऐसे वैसे हम कैलकुलेट करने नहीं बैठते, बट अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि हम जितना किसी चीज़ का प्राइसेस पे कर रहे हैं उतनी ही हमें सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलनी चाहिए। हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उससे मान लो हमें 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो उसका जो प्राइसेस है वो भी हम कितना पे करेंगे, 20 ही करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 14th क्वेश्चन पे, दैट इज़ अ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चॉइस और पोजीशन इज़ 1। कंज्यूमर जो है जब उसकी सेटिस्फेक्शन जो होती है वो पीक पे होती है, बिल्कुल ऐसे पीक पे होती है जो उसकी सेटिस्फेक्शन है, तभी वो इक्विलिब्रियम पे होता है ना। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर है सी, दैट इज़ जब उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम पे होगी तभी वो कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। उसके बाद हम चलते हैं 15th क्वेश्चन पे, दैट इज़ जो इलास्टिसिटी को मेजर करने का आउटले मेथड है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम और किस नाम से जानते हैं। सो आउटले मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर मेथड। जो आउटले मेथड है इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड के भी नाम से जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, दैट इज़ इसमें क्या होता है, ये प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का वन ऑफ द मेथड है जिसमें हम ये देखते हैं कि प्राइस चेंज होने से पहले यानी कि बिफ़ोर, ये प्राइसेस है ये चेंज होने से बिफ़ोर और प्राइसेस चेंज होने के आफ्टर कितना फ़र्क पड़ा है टोटल एक्सपेंडिचर में लोगों की, उसको कंपेयर करते हैं। अभी प्राइसेस मान लो आज 20 रुपीज़ हैं किसी प्रोडक्ट के, तो आज लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और अगर ये 20 से बढ़ के यही प्राइसेस अगर 30 रुपीज़ हो जाता है किसी प्रोडक्ट का, तभी लोग कितना खर्चा करेंगे उस पर। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा छोटे एग्जाम्पल ले लिया, मतलब लाइक ऐसे 500 तक लेके चलो। अगर 500 रुपीज़ हैं आज किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस, तो अभी कितना खर्चा कर रहे हैं। और वही प्रोडक्ट अगर 500 से बढ़ के 700 का हो जाता है तो कितना एक्सपेंडिचर पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं उससे हम मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइसेस के चेंज होने पर लोगों की डिमांड में कितना फ़र्क पड़ता है इन द वे ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंडिचर को बेस मान के एक्सपेंडिचर के थ्रू हम मेजर करते हैं और इसको हम आउटले मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं 16th क्वेश्चन पे, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस कर्व इन डिफरेंस कर्व फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनका इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है। अभी जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं ना, उनकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब जितनी बार भी वो एक प्रोडक्ट को दूसरे की बजाय यूज़ करेंगे, एक प्रोडक्ट को दूसरे के बदले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जो उनको जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उनका वो कांस्टेंट ही रहेगा। वो जितनी बार भी सब्स्टिट्यूट करेंगे हर बार वो सेम रेट से ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। और मतलब ये होता है कि मतलब जो एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस किया उतना ही उन्हें सेम, बिल्कुल सेम दूसरे में उन्हें गेन मिल गया। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है विद नेगेटिव स्लोप। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोला है ना, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केसेस में यही होता है कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है विद नेगेटिव स्लोप, क्योंकि इनका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है,
आगे हम चलते हैं 17th पे, दैट इज़ व्हेन द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम इन सच अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन एवरी कम्युनिटी इज़ द सेम। अभी ये कौन सा लॉ है, ये क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर जो है उसके पास जो है इतनी इनकम है, जो भी इनकम है वो इस तरीके से अपने खर्च करता है, मान लो दो कमोडिटी है तो इसके जो लास्ट यूनिट पे इसने जो लास्ट रुपी स्पेंड किया है और इसके जो लास्ट यूनिट पे इसने लास्ट रुपी स्पेंड किया, दोनों से जो यूटिलिटी है वो इसकी क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। जब ऐसा होता है तब उसकी क्या होती है, तब उसकी कौन सी यूटिलिटी मैक्सिमम पे होती है, उसकी ओवरऑल यानी कि टोटल यूटिलिटी उसकी मैक्सिमम पे होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अभी ऑब्वियसली सी बात है, जो लास्ट रुपये दोनों प्रोडक्ट्स पे वो स्पेंड कर रहा है ना, वो दोनों सेम है, उसकी जो मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम है दोनों से। सो इससे क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा, और जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है वहाँ पे जो उसकी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन होती है, जो उसकी जो टोटल सेटिस्फेक्शन टोटल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम पे होती है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे हम चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज़ रिलेवेंट ओनली इन। कौन से पीरियड के अंदर जो डिफरेंस हम करते हैं, वेरिएबल को अलग मान के चलते हैं और फिक्स्ड को हम अलग मान के चलते हैं, वो कौन से पीरियड के अंदर मान के चलते हैं। सो इसका सही आंसर है शॉर्ट पीरियड, यानी कि 20 का सही आंसर होगा, क्योंकि शॉर्ट रन में ना हम फिक्स्ड फैक्टर को तो चेंज कर नहीं सकते, है ना। अभी ऐसे तो नहीं है, अभी 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के अंदर आपने एक और ज़मीन भी खरीद ली, नई मशीनरी भी लिया, अभी आपने लगाई है, नई ज़मीन खरीदी है, नई आपने मशीनरी लगाई है, फिर 3 महीने बाद आपने एक और ख़रीद ली। ऐसा तो नहीं होता ना, इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर जो है आप अपने फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं करते हो। दैट्स वाई हमें टोटल जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। पहला वेरिएबल, देन सेकेंड वन इज़ फिक्स्ड फैक्टर। सो दैट्स वाई जो होता है वो शॉर्ट रन के अंदर इसको जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो रेलेवेंट रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शॉर्ट पीरियड। आगे हम चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज इफ डिमांड कर्व अज्यूम्स द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कितनी होगी। ये बात याद रखना, जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, जो शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, उसके अंदर जो प्राइस इलास्टिसिटी रहती है, हर एक पॉइंट पे प्राइस जो इलास्टिसिटी रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, वो 1 के इक्वल रहेगी। ठीक है, जो डिमांड कर्व जब बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन दैट केस क्या होता है, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर जितने भी कोई मर्जी पॉइंट पे देख लो, हर पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कितनी होगी, 1। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब 1, इतना याद रखना। तो इसका सही आंसर है डी। आगे हम चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज़ इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन जनरली द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल अपीयर बिकॉज। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि अभी स्टार्टिंग है, अभी हमने प्रोडक्शन स्टार्ट ही की है, तभी हमें इंक्रीजिंग रिटर्न आते हैं, अच्छे रिटर्न्स आते हैं। वो क्यों आते हैं, क्योंकि हमें कई सारी इकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल का बेनिफिट मिल रहा होता है, क्योंकि हमें कई सारी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का, मतलब इसमें ओवरऑल आ गया है ना, इसमें क्या आ गया, ओवरऑल आ गया। मतलब हमारी कॉस्ट भी स्टार्टिंग में जो होती है वो ऐसे कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, प्लस हमें और बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी हमने नया शुरू किया, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया प्रोडक्ट में, मार्केट में, सॉरी। सो बेसिकली जो इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं इनिशियल स्टेजेस पे, वो किस वजह से मिलते हैं, क्योंकि इकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल का बेनिफिट मिलता है हमें। इसका आंसर सही हो जाएगा डी। उसके बाद हम चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन डैश अप्रोच जो डिमांड है न्यू प्रोडक्ट की, उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अगर कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट चला आ रहा है, अभी जैसे आप हिस्ट्री नहीं जानते कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट फलाना प्रोडक्ट था, ये ऑलरेडी चला आ रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम स्टडी करते हैं, उसकी एवोल्यूशन कैसे है, उसका क्या डिमांड पैटर्न है, फलाना उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम आगे की सर्च करते हैं अभी इस न्यू प्रोडक्ट की क्या डिमांड रह सकती है। सो ये सब कुछ क्या हो रहा है, बेसिकली सब कुछ इवोल्यूशन ही तो हो रहा है ना। मतलब पहले के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, फिर उसके बेसिस पे हमने न्यू प्रोडक्ट की एस्टिमेट की। सो ये बेसिकली किस अप्रोच के अंदर होता है, ये होता है इवोल्यूशनरी अप्रोच के अंदर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे हम चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी डिड्यूसेस द इनवर्स प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप फ्रॉम।
अभी ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी होता क्या है? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी हमें ये बताती है कि हम कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या प्रेफरेंसेस है, और वो किस बेस पे जानेंगे? अगर हम उनका बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, है ना। हम कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसा कैसा बिहेव कर रहे हैं जब वो कोई आइटम परचेज़ करने आए हैं, जब कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने आए हैं, तब हम उनके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। तब हमें पता लगता है कि वो कस्टमर क्या चाहता है, उनकी क्या प्रेफरेंसेस है, वो चीज़ रिवील होती है ना। उनकी जो प्रेफरेंसेस है वो रिवील होती है किस बेसिस पे? उनके कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है ना, होता है। और ये किससे पता लगता है हमें? क्योंकि हमने उसको ऑब्जर्व किया, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है। अगर हमने प्राइसेस कम किए हैं किसी प्रोडक्ट के तो कस्टमर हमारे पास भाग भाग के आ रहे हैं, तो हमने वो चीज़ ऑब्जर्व किया उनके बिहेवियर में कि हमें कोई सस्ता है तो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई सस्ते प्रोडक्ट की तरफ। सो इससे हमें उसकी रिवील हो रही है उनकी क्या प्रेफरेंसेस है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं 23rd पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर यू शेप एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो भी सारे के सारे इन चारों में से ऐसे 3 कर्व हैं जो यू शेप बनते हैं एक कर्व को छोड़ के, तो वो कौन सा कर्व है? दैट इज़ AFC कर्व, जिसको छोड़ के बाकी सारे के सारे AC कर्व है वो भी यू शेप बनेगा, MC कर्व है वो भी यू शेप बनता है, ABC कर्व है वो भी यू शेप बनता है। दैट इज़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। सिर्फ और सिर्फ AFC कर्व है, दैट इज़ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, जो यू शेप ना बन के ऐसा बनता है। मतलब वो ऊपर नहीं जाता, ऊपर नहीं जाता, वो यहीं तक रुक जाता है, ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है। एक तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं, मतलब एक तरीके से ऐसी शेप आती है, इसकी कन्वेक्स टाइप में शेप आती है। आगे हम चलते हैं 24th पे। 24th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसका सही आंसर आपको पता लग गया, AFC है। 24th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं ऑड प्राइसिंग। साइकोलॉजी मतलब जो माइंड से कनेक्टेड है। अभी आपने देखा होगा ना, वैसे कोई प्रोडक्ट है वो 99 रुपीज़ का तो हमें सस्ता लगता है, 100 रुपीज़ का तो महंगा लगता है ना। ऐसा होता है ना कई बार, हमारे साइकोलॉजिकल होता है ये चीज़ कि जैसे 999 है, वैसे ओड प्राइसिंग क्यों रखते हैं? ताकि एक जो कंज्यूमर होता है 1 रुपये का ही फ़र्क है, होता है 1 रुपये का ही फ़र्क है इसमें, लाइक 1000 रुपीज़ और 999 है, तो 999 इसीलिए रखते हैं ताकि कस्टमर को वो सस्ता लगता है। उनके ऐसे साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ठीक है, सस्ता है 999 का। और वही अगर 1000 लिख देंगे उस प्रोडक्ट का प्राइस तो थोड़ा ऐसा लगेगा चलो महंगा है, मतलब एक साइकोलॉजिकल होता है। दैट्स वाई साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को हम ऑड प्राइसिंग भी बोलते हैं। आगे हम चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। जो डिमांड कर्व है फॉर अ कमोडिटी इज जनरली ड्रॉन ऑन द अजम्पशन दैट। जो डिमांड कर्व है, जो हमारा डिमांड कर्व बनता है उसमें हम क्या अजम्पशन लेके चलते हैं? उसमें हम कई सारे अजम्पशन लेके चलते हैं, लाइक सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। टेस्ट है, इनकम है कंज्यूमर की, उसके जो प्रेफरेंसेस हैं, प्लस जो अदर प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। कंज्यूमर की इनकम है, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कम से डिमांड बढ़ेगी और प्राइस ज़्यादा से डिमांड कम होगी, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सिर्फ और सिर्फ प्राइस इफेक्ट करेगा डिमांड को, और कोई फैक्टर, बाकी जो फैक्टर्स है अदर फैक्टर्स को हम इसमें कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, दैट इज़ 25th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। सो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। वैसे मैंने इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज़ डाली हुई है। जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है वो मैं आपको कल समझाऊंगी, उनके आपको आंसर्स मैं आपको कल बताऊँगी, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करके हम 4 डेज़ में 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। हमने 100 जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के वो इसमें हम कवर करेंगे 25 करके, ठीक है। सो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको एक्सप्लेनेशन सही लगी हो तो अच्छा कमेंट कीजिए कि हाँ भी अच्छी है वीडियो, कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। उसके अलावा जो है जो आपके क्या स्कोर रहा है 25 में से, या ऑन 100 आपका क्या रहेगा, ज़रूर बताइए कमेंट करके। और कोई ऐसा कुछ ना समझ में आया, कोई क्वेरी हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको मैंने आंसर्स बताए हैं विद क्विक एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।